ये जो कैदी को देख रहे हो उसका नाम है रिकी। लेकिन रिकी कोई आम कैदी नहीं था, वो था ऐसा कैदी जिसे दुनिया की किसी भी जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर थी अजीब तरह की ताकत। इसलिए उसे चाहे दुनिया के किसी भी कोने की सिक्योर जेल में रखो या फिर उसे जमीन के नीचे दफना भी दो, फिर भी वो वहीं से निकल आता था। दुनिया की किसी भी जेल को तोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसे क्यों इन सारी जेलों में कैद करके रखा गया था, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो चलो घूम आते हैं एक खतरनाक कैदी की जिंदगी की जंग से। कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से, जहां हम एक प्रिजन वैन देखते हैं और इस प्रिजन वैन के जरिए कैदियों को जेल में ले जाया जाता है। तो इस बार ये प्रिजन वैन सीधा जापान की एक जेल में पहुंचती है, जो कि जापान की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, क्योंकि यहाँ जापान के सबसे डरावने कैदी रहते थे। आज उस प्रिजन वैन से कुछ नए कैदियों को यहाँ लाया गया था, जिनमें एक नौजवान कैदी था जिसका नाम था रिकी। लेकिन अब उसे 10 साल की सजा मिली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। हालांकि उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए उसकी सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। फिर रिकी को एक मेटल डिटेक्टर के पास खड़ा किया गया और चेक किया गया कि उसके पास कुछ है या नहीं। लेकिन डिवाइस बार बार ये दिखा रहा था कि उसके शरीर में मेटल मौजूद है। पुलिस ने काफी देर तक उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। इससे सबको शक हुआ कि रिकी ने अपने शरीर के अंदर कोई हथियार छुपा रखा है। तो उसे और अच्छे से चेक करने के लिए वहां की स्पेशल एक्सरे मशीन में डाला गया। फिर जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो पता चला कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई सारी गोलियां फंसी हुई हैं और वही गोलियां असल में मशीन में डिटेक्ट हो रही थी। ये देखकर वहां के पुलिस अफसर काफी हैरान हो गए कि कोई इंसान अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर कैसे जिंदा रह सकता है। इसी बीच वहां के 2 अफसर रिक्की से कहते हैं कि वो यहाँ एक डॉक्टर को बुलाएंगे और उसके शरीर से सारी गोलियां निकाल देंगे। लेकिन रिक्की तब उनसे कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोलियां तो उसके शरीर के लिए दवा जैसी है, ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अफसर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सारे नए कैदियों को एक सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब हम पूरे इस जेल को देखते हैं। ये पूरी जेल लगभग 4 हिस्सों में बंटी हुई थी और इन 4 हिस्सों पर 4 अलग अलग कैदियों का राज था। इन चारों कैदियों को मिलकर कहा जाता था द गैंग ऑफ 4। ये लोग बहुत बड़े बड़े गैंग्स के लीडर थे और उनके पास जेल के वार्डन की इजाजत भी थी। यानी अगर वो यहाँ कोई गलत काम भी करते तो वार्डन उन्हें कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े माफिया थे और जेल में ताकि वो अपना राज चला सके इसलिए उन्होंने बाहर से ही वार्डन को पैसे देने का इंतजाम कर रखा था। फिर अगले दिन जब सारे कैदी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी वहां नॉर्थ सेक्शन का एक कैदी आता है, जो उस सेक्शन के गवर्नर का राइट हैंड था, यानी उसका सबसे करीबी आदमी। उसका नाम था सैम। तो सैम और उसके साथी मिलकर माइक नाम के एक बुजुर्ग कैदी को बेवजह मारने लगते हैं। लेकिन माइक तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग उसे ऐसे क्यों पीट रहे हैं। माइक वैसे भी हमेशा बहुत चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ और बच्चे की बहुत याद आती थी। वो अपने बच्चे को बहुत छोटा छोड़कर इस जेल में आया था। वो अब इंतजार कर रहा था कि कब उसकी सजा पूरी होगी और कब वो अपनी वाइफ और बच्चे के पास जाएगा। और कुछ ही दिनों में उसकी सजा खत्म होने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने जेल की कुछ चीजों से अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था। लेकिन जब वो खिलौना उसके हाथ से गिर गया तो सैम ने उसे उठा लिया। फिर सैम माइक से कहता है, तू इस जेल से जल्दी बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन क्या तुझे पता है कि तू तभी बाहर निकल पाएगा जब मैं चाहूंगा। माइक उस खिलौने को वापस लेना चाहता था, लेकिन सैम ने उसी खिलौने से उसे चोट पहुंचाई और खिलौना तोड़ दिया। इसके बाद वो उसके करीब जाकर कहता है, मेरी इजाजत के बिना नॉर्थ सेक्शन की जेल से कोई भी कभी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए कोई अर्जी या अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन माइक तब इसका विरोध करता है और कहता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो नाइंसाफी है। लेकिन ये सुनकर सैम बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने आदमियों को लेकर माइक की जबरदस्त पिटाई करने लगता है। वो लोग माइक को इतना ज्यादा मारते हैं कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय माइक की चीख सुनकर वहां रिक्की पहुंच जाता है और वो पीछे से सैम पर हमला करता है, जिससे सैम सीधा एक लोहे के कांटे स्टार कटर के ऊपर जा गिरता है। इसमें उसे बहुत गंभीर चोट लगती है। वो इतना घायल हो जाता है कि उसमें लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बचती। इसके बाद सैम का ही एक आदमी रिक्की पर हमला करने आता है, लेकिन रिक्की जिस तरह से उसकी तरफ देखता है उससे वो कैदी डर के मारे उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा पाता, बल्कि वो अपने लीडर सैम को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम का चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए उसे रिक्की पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि उसका अगला टारगेट रिक्की है, वो उसे नर्क जैसी सजा देकर टुकड़ा टुकड़ा करके मारेगा। तभी सैम का एक साथी कहता है कि उन्हें रिक्की को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। एक नया कैदी होकर भी उसने उनके बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद सैम सीधा जेल के वॉशरूम में जाता है, जहां एक गार्ड मौजूद था और इस गार्ड को सैम ने पहले से ही पैसे देकर अपने काबू में कर रखा था। वहां सैम गार्ड से माइक के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि माइक की रिहाई में कितना समय बाकी है। तब गार्ड बताता है कि कल सुबह ही उसकी रिहाई होने वाली है। ये सुनकर सैम उसे कहता है, तुझे मेरा एक अहम काम करना होगा, इसके बदले में मैं तुझे तेरी 1 महीने की सैलरी जितना पैसा दूंगा। गार्ड पूछता है कि काम क्या है। तब सैम कहता है, पहला, तुझे लॉन्ग नाम के एक कैदी को छोड़ना होगा जिसे बाकी सबसे अलग बांध कर रखा गया है, और दूसरा, माइक की रिहाई किसी भी तरह कैंसिल करनी होगी। इसलिए तू माइक के पास जाकर उसे बता देना कि उसकी रिलीज डेट बहुत आगे बढ़ा दी गई है। पैसे के लालच में गार्ड उसकी बात मान लेता है और फिर वो सीधा माइक के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी कल की रिहाई कैंसिल कर दी गई है। उसे अब और भी कई दिन
इसी जेल में गुजारने होंगे। लेकिन माइक बहुत डर जाता है क्योंकि सैम के साथ वो वैसे ही उसकी दुश्मनी हो चुकी थी। अब अगर वो जेल में रहा तो सैम उसे बहुत टॉर्चर करेगा। इसलिए माइक गार्ड पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड से कहता है, मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, ये कह देना काफी था, लेकिन जब मुझे सरकार की तरफ से रिलीज की डेट दी गई थी तो अचानक वो कैसे कैंसिल हो गई? यकीनन इसके पीछे तुम्हारा ही कोई हाथ है। तब गार्ड उसे चुप कराने के लिए उसके शरीर पर हमला करता है। माइक को इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वैसे भी अपनी वाइफ और बच्चे से मिलने के लिए उसका दिल बहुत बेचैन था। इसलिए वो रोते रोते गार्ड से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन गार्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता बल्कि उसे पीट कर वहां से चला जाता है। माइक यहाँ बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो जानता था कि जब तक सैम नहीं चाहेगा तब तक वो इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और अगर यहाँ रहना पड़ा तो उसे रोज रोज तिल तिल कर मरना होगा। इसीलिए उस रात माइक अपनी जान दे देता है और ये खबर तुरंत पूरी जेल में फैल जाती है। सारे कैदी माइक के लिए विरोध करने लगते हैं क्योंकि इस जेल में सबसे ज्यादा नाइंसाफी माइक के साथ ही हुई थी और माइक को सजा भी बिल्कुल बेवजह मिली थी। असल में हुआ ये था कि जब माइक की वाइफ को डिलीवरी पेन शुरू हुआ था तो माइक अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल ले जा रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है जिसमें माइक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में एक पैसेंजर की मौत हो गई। इसी वजह से उसे कई सालों की कैद की सजा दी गई थी। यहाँ तक कि उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद भी उसे जेल से रिहा नहीं किया गया। उधर देखा जाता है कि गार्ड माइक की डेड बॉडी को जेल से बाहर ले जाने के लिए ले जा रहे थे। रिक्की देखता है कि माइक के दोनों हाथों में अब भी हथकड़ी लगी हुई है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ मौजूद गार्ड्स के पास जाकर कहता है, क्या आप लोग इंसान हैं? आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? इंसान इतनी तकलीफ झेल कर मर गया और आप लोग इस मरे हुए इंसान के हाथ में भी हथकड़ी लगाए हुए हैं। ये कहकर रिक्की अपने हाथों से हथकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ देता है। इसे देखकर गार्ड बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी उसने इतनी आसानी से कैसे तोड़ दी। फिर रिक्की माइक की लाश पर वही खिलौना रख देता है जो माइक ने अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से बनाया था, लेकिन सैम ने उसे तोड़ दिया था। रिक्की उस खिलौने को ठीक करके माइक के पास रख देता है ताकि उसकी आत्मा को कुछ सुकून मिल सके। लेकिन रिक्की को माइक के लिए बहुत दुख हो रहा था और सैम पर भी उसे बेहद गुस्सा था क्योंकि सैम और उसके साथियों की वजह से ही माइक की आज ये हालत हुई थी। फिर अगले दिन सुबह सारे कैदी वॉशरूम में नहाने जाते हैं। उनमें रिक्की भी मौजूद था। इसी दौरान रिक्की के पास सैम आता है और उसकी तरफ बहुत अजीब नजरों से देखता है। कुछ देर बाद जब सारे कैदी वहाँ से बाहर चले जाते हैं तब वहाँ वो कैदी आता है जिसका नाम था लॉन्ग, जिसे उस जेल में बांध कर रखा जाता था। लॉन्ग दरअसल एक बहुत विशाल कद काठी वाला इंसान था और वो बेहद ताकतवर भी था, इसलिए उसे हमेशा बांध कर रखा जाता था। इसी वजह से सैम ने गार्ड को कहा था कि उसे छुड़वा दो ताकि उसी के जरिए वो रिक्की को पिटवा सके। तब लॉन्ग आकर रिक्की को इतनी जोर की मुक्का मारता है कि रिक्की छिटक कर बहुत दूर जा गिरता है। लेकिन रिक्की भी बहुत साहसी और ताकतवर था, इसलिए वो भी उससे लड़ाई शुरू कर देता है। रिक्की लॉन्ग के पेट में ऐसा मुक्का मारता है कि उसका हाथ सीधा उसके पेट के अंदर तक चला जाता है। इससे वहीं पर लॉन्ग की मौत हो जाती है। दरअसल रिक्की के शरीर में अजीब तरह की शक्ति थी जो किसी आम इंसान के शरीर में नहीं होती। इसी बीच सैम रिक्की को मारने के लिए एक लोहे का तार काटा स्टील कटर ले आता है और उसे सीधा रिक्की के हाथ में घुसा देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिक्की को कुछ नहीं होता, बल्कि रिक्की बहुत आसानी से उस तार कट्टर को निकालकर सैम के हाथ में घुसा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। उधर गार्ड वहाँ खड़े होकर उनकी लड़ाई देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि सैम ने उन्हें पैसे दिए थे। लेकिन इस बार रिक्की सैम को भी लॉन्ग की तरह इतना जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गार्ड समझ जाते हैं कि रिक्की कितना खतरनाक कैदी है और उसके शरीर में कितनी जबरदस्त ताकत है, इसलिए वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच वहाँ लियो नाम का एक कैदी आता है जो इस समय जेल के नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर था। वो रिक्की के पास आकर कहता है, तुम्हारे जैसे ताकतवर कैदी मैंने बहुत कम देखे हैं। लेकिन लियो की बात का रिक्की पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद गार्ड्स उसे एक खास तरह के सेल में ले जाते हैं जो कुख्यात कैदियों के लिए बनाया गया था। वहाँ गार्ड्स उसे कैद करके छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रिक्की के सीने में एक अजीब तरह का दर्द शुरू हो जाता है और तभी उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है। जब रिक्की हाई स्कूल का स्टूडेंट था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तो एक दिन रिक्की अपने माँ बाप की कब्र पर जाने के लिए उनके गांव आता है और उसी कब्रिस्तान में उसकी मुलाकात होती है जॉन नाम के एक आदमी से। रिक्की को पता चलता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। जॉन और रिक्की आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि जॉन रिक्की के बारे में अपने भाई से पहले ही बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि रिक्की मार्शल आर्ट्स सीख रहा है, इसलिए वो यहाँ आकर रिक्की से उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है। रिक्की तब उसे अपनी स्किल दिखाने लगता है, लेकिन उसका चाचा जॉन उसे तुरंत रोकर एक वार करता है क्योंकि उसने समझ लिया था कि रिक्की के अंदर अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। जॉन खुद एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। ये बात रिक्की ने अपने पिता से सुनी थी, इसलिए रिक्की उसे बहुत अनुरोध करने लगता है कि वो उसे पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सिखाए क्योंकि इस दुनिया में अब उसके माँ बाप कोई नहीं थे। इसलिए उसे हर हाल में खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना था, वरना इस दुनिया में उसका टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिक्की की बातें सुनकर उसका चाचा जॉन उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो उसी दिन से उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग के लिए रात में उसे कब्रिस्तान में ले जाता है। वो रिक्की से कहता है कि मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार है अपने दिमाग पर काबू पाना और अपने अंदर छिपे गुस्से और क्रोध को बैलेंस करना। इसीलिए जॉन सबसे पहले उसे मेडिटेशन सिखाना शुरू करता है और वो रिक्की से कहता है कि मेडिटेशन ही है खुद को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार। ये इंसान के मन की असली शांति को जगाता है, यहाँ तक कि ये इंसान को धैर्य रखना भी सिखाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी चोट या तकलीफ से इंसान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे अपने आप इंसान के शरीर में और भी ज्यादा एनर्जी और मेहनत करने की इच्छा जाग उठती है। यही वजह है कि बाद में इंसान मार्शल आर्ट्स के लिए सख्त मेहनत कर पाता है। तो इस तरह कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद जॉन रिक्की के लिए वहाँ एक पत्थर लाता है। वो अपने एक हाथ से उस पत्थर का एक हिस्सा तोड़ देता है। इसके बाद वो रिक्की से कहता
कहता है कि उसके शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है उसे एक जगह इकट्ठा करो और इस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। रिक्की जॉन की बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है, इसलिए वो पत्थर के सामने आकर अपने पूरे शरीर की सारी ताकत लगाकर उस पत्थर पर वार करता है और सचमुच वो पत्थर को तोड़ देता है। ये देखकर रिक्की खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद जॉन लगातार रिक्की की तरफ एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है और रिक्की भी हर एक पत्थर को तोड़कर चूर चूर कर देता है। फिर जॉन एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर उसे रिक्की पर फेंकता है, लेकिन रिक्की अपनी सीने की पसलियों की ताकत से उस पत्थर को भी चूर चूर कर देता है। ये सब देखकर जॉन बहुत खुश होता है, क्योंकि रिक्की ने बहुत कम समय में अपार शक्ति हासिल कर ली थी। अब कहानी वापस वर्तमान समय में आती है, जहाँ रिक्की अपने सेल के अंदर चुपचाप बैठा जॉन के बताए अनुसार मेडिटेशन कर रहा था। लेकिन तभी कुछ गार्ड आकर उसे एक अफसर के पास ले जाते हैं, जो इस पूरी जेल का डिप्टी डायरेक्टर था। उसका नाम था मार्टिन। असल में वो बहुत ही बुरा इंसान था। वो अपने पद की ताकत पाकर कभी सही गलत की परवाह नहीं करता था, यहाँ तक कि बाकी गार्ड्स की तरह वो भी पैसों के आगे बिक चुका था। तो मार्टिन एक गार्ड से कहता है कि उसे रिक्की की पूरी फाइल पढ़कर सुनाए, क्योंकि जिस कैदी ने जेल में इतनी बड़ी घटना कर डाली है उसके अतीत के बारे में तो उसे थोड़ा जानना ही चाहिए। गार्ड तब रिक्की की फाइल पढ़कर सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि बचपन से ही रिक्की अनाथ था, इसी वजह से वो एक अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसे जनरल स्कूल से निकालकर एक म्यूजिक स्कूल में दाखिला दिलाया गया। लेकिन बाद में वो 2 साल के लिए वहां से भी गायब हो गया, उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन अचानक ही उसने एक बहुत बड़े गैंग के साथ लड़ाई कर ली और उस फाइट में उसने उनमें से एक को मार डाला। इसके बाद उसे वहीं से गिरफ्तार करके इस जेल में लाया गया। ये सब सुनकर मार्टिन फिर रिक्की के पास आता है और उसका गला दबोच लेता है। वो उससे पूछना चाहता है कि लगभग 2 साल तक वो जो गायब रहा उस दौरान वो कहाँ था, और उसके पूरे सीने के अंदर 5 गोलियां मिली हैं। ये 5 गोलियां उसके शरीर में कैसे लगी, और गोलियां लगने के बाद भी वो अब तक जिंदा कैसे है। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। हालांकि रिक्की यहाँ एक बात नोटिस करता है कि मार्टिन का एक हाथ नहीं है और उसकी जगह उसके हाथ में हथियार जैसा कुछ लगा हुआ है। फिर मार्टिन रिक्की से कहता है, तू मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता तो इसमें क्या हुआ? ये मत भूल कि तू अभी भी मेरी जेल के अंदर ही है, इसलिए तुझसे सच निकलवाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके बाद मार्टिन वहां से एक फोटो निकालता है और कहता है कि आज सुबह उन्हें रिक्की की एक तस्वीर मिली है। वो चाहता है कि रिक्की उस तस्वीर को देखे। रिक्की जैसे ही तस्वीर देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी मार्टिन अपने हाथ में लगे उस हथियार से रिक्की पर वार कर देता है, यहाँ तक कि वो उसके चेहरे पर बार बार वार करता रहता है। और फिर वो रिक्की से कहता है, मैं उस इंसान की ताकत देखना चाहता हूँ जिसने सैम और लॉन्ग जैसे ताकतवर लोगों को मार डाला था। ऐसा कहते हुए वो रिक्की को इतना मारता है कि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन रिक्की डरने के बजाय उसके चेहरे पर थूक देता है। ये देखकर मार्टिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिक्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किस जेल में आ पहुंचा है। ये जेल नहीं बल्कि एक जहन्नुम है और इस जहन्नुम की सजा रिक्की को भुगतनी ही पड़ेगी। वो कसम खाता है कि अपने ही हाथों से रिक्की को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगा। इसके बाद मार्टिन रिक्की को वही तस्वीर दिखाता है जिसे वो पहले दिखाना चाहता था। उस तस्वीर में दरअसल रिक्की की गर्लफ्रेंड की फोटो थी। मार्टिन रिक्की को उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में धमकी दे रहा था। ये सुनकर रिक्की बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और एक ही वार में वहां रखी टेबल को तोड़ डालता है। तब मार्टिन उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन रिक्की वहां पड़े सामान को ढाल बनाकर किसी तरह गोलियों से बच निकलता है। फिर जब गार्ड्स उसे रोकने आते हैं तो रिक्की उन्हें भी बुरी तरह पीट देता है। ये देखकर मार्टिन के अंदर डर समा जाता है और वो कहता है, अगर तूने ये सोचा भी है कि तू मुझे मार सकता है तो याद रख, तुझे मेरी ही हाथों से मरना होगा। तभी रिक्की तेजी से दौड़ता हुआ आता है और उसे जोरदार हिट करने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में आकर वो रुक जाता है और कहता है, मैं चाहूं तो अभी यहीं तुझे खत्म कर सकता था। मैंने पहले भी कई हत्याएं ऐसे ही कर डाली हैं, तो तुझे मार देने से मेरे लिए कुछ खास बदलता नहीं, लेकिन इस बार तुझे छोड़ रहा हूँ, मगर आइंदा मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। ये कहकर रिक्की अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो उठाता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात रिक्की उस तस्वीर को देख रहा होता है। उसके पास अपनी एक बांसुरी भी थी। रिक्की वहां बैठकर बांसुरी बजाने लगता है और तभी उसे अपने अतीत की बातें याद आने लगती हैं, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही खूबसूरत लम्हे गुजारा करता था। रिक्की की गर्लफ्रेंड का नाम था यान। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। रिक्की की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे उसी के साथ गुजरे थे। तो उस वक्त रिक्की अपनी गर्लफ्रेंड के सारे प्यारे यादों को याद कर रहा था। वो काफी इमोशनल हो गया, लेकिन तभी वहां एक गार्ड आया और रिक्की को बांसुरी बजाने से मना कर दिया। अगले दिन सुबह दिखाया जाता है कि सैम का एक साथी जब जेल में घूम रहा था तब उसके पास कई कैदी आ जाते हैं। ये वही कैदी थे जिन्हें सैम अपने लोगों के साथ मिलकर हमेशा तंग करता था और उन पर बहुत टॉर्चर करता था। लेकिन अब चूंकि सैम मर चुका था, इसलिए सारे कैदी मिलकर उससे बदला लेना चाहते थे। उनकी नजरों में उसी की वजह से माइक जैसे अच्छे इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां कोआ नाम का एक शख्स तो उसे जान से ही मार देना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त वहां लियो आ जाता है, जिसे नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर बनाया गया था। लियो कोआ से कहता है कि वो गुस्से में आकर किसी की हत्या न करे, वरना उसकी सजा और भी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि शायद वो कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। और फिर लियो उन्हें याद दिलाता है कि जेल के नियम सबको पता है, यहाँ किसी भी कैदी को मारने का हक सिर्फ उसी के पास है, इसलिए वो सब पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाए। लेकिन उस वक्त कोआ कहता है, तेरी इस पावर का फायदा ही क्या अगर तू जेल में अपने सेक्शन में न्याय ही नहीं कर सका? जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था तब तू कहाँ था? तेरे जैसे निकम्मे इंसान को ये ताकत क्यों दी गई, ये मैं नहीं समझता। ये सुनकर लियो बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और वहीं पर कोआ को मार डालता है। ठीक उसी समय वहां मार्टिन पहुंचता है और लियो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये कहते हुए कि उसने बिल्कुल सही काम किया है। फिर मार्टिन खुद ही कोआ की लाश वहां से ले जाता है। उसके बाद उसी दिन मार्टिन लियो को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके हाथ में एक हथियार पकड़ाकर कहता है कि लियो बहुत बहादुर कैदी है, इसलिए ही उसे जेल में इतना बड़ा पद दिया गया है, लेकिन अब उसे एक काम करना होगा। जैसे उसने कोआ को मारा था वैसे ही उसे रिकी को भी मारना होगा। ये सुनकर लियो काफी डर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि रिकी बेहद खतरनाक फाइटर है और उसे मार पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। फिर भी लियो उसके साथ
फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जेल के मैदान में कोआ की डेड बॉडी टांगी हुई है और रिकी वहां खामोश खड़ा होकर उस बॉडी को देख रहा होता है। तभी लियो उसके साथ लड़ने के लिए पहुंचता है। रिकी भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। लियो बार बार अलग अलग तरीके से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन रिकी बड़ी आसानी से हर बार खुद को उससे बचा लेता है। हालांकि लियो बहुत ताकतवर था, इसलिए आखिरकार वो रिकी को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जेल के पीछे बहुत सारे कैदी खड़े थे जो रिकी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उनके बीच सिर्फ वही एक इंसान था जो इस जेल के सारे अत्याचारियों को सजा दे सकता था। सबकी बातें सुनकर रिकी को दिल में बहुत हौसला मिलता है और उसके अंदर बदले की आग भड़क उठती है। रिकी फिर पूरी ताकत से लियो के साथ फाइट करने निकल पड़ता है। रिकी के शरीर में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि लियो जैसा शक्तिशाली इंसान भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। इसलिए लियो ने रिकी की आंखों में धूल झोंक दी, जिससे रिकी के सामने कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। फिर भी वो फाइट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी लियो वहां से एक धारदार हथियार ले आता है और मौका पाकर रिकी पर वार करने लगता है। रिकी पीछे हटे हटे वहां के वाटर टैंक के पाइप पर गिर जाता है। वो अपने कोहनी से जोर का वार करके उस पाइप को तोड़ देता है। पाइप से तेजी से पानी निकलने लगता है और उसी पानी से रिकी तुरंत अपनी आंखें धो लेता है। अब उसकी नजर फिर से साफ हो जाती है और वो दोबारा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे कैदी बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से रिकी रिकी चिल्लाकर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। वो सब रिकी से कहते हैं कि लियो को अच्छे से सबक सिखा दो। उधर लियो अपने धारदार हथियार से रिकी पर दोबारा वार करने के लिए आता है, लेकिन इस बार रिकी ऐसा वार करता है कि लियो की एक आंख बाहर निकल जाती है। तभी वहां मार्टिन आकर ये पूरा मंजर देख लेता है और बुरी तरह डर जाता है। लियो को एहसास हो जाता है कि रिकी अब उसे भी बाकियों की तरह मार डालेगा, इसलिए वो तय करता है कि इतनी भयानक मौत मरने से अच्छा है कि वो खुद ही अपनी जान ले ले। लेकिन जैसे ही वो खुद को मारने वाला होता है, रिकी उसके सामने आ जाता है और लियो अचानक उसी पर हमला कर देता है। ये दरअसल उसका एक ट्रैप था, लेकिन रिकी इस बार उसके सिर पर ऐसा जबरदस्त वार करता है कि उसका दिमाग फटकर बाहर निकल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रिकी वहां क्वान की लाश को नीचे उतार देता है। तभी सारे कैदी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि शायद क्वान अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से क्वान तो काफी पहले ही मर चुका था। रिकी के अंदर अब मार्टिन के लिए जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर सारे कैदियों से कहता है कि इस जेल में जितने भी अन्याय हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ मार्टिन जिम्मेदार है। उसी की वजह से लियो जैसे लोग गलत काम करने की हिम्मत पाते हैं और मासूम कैदियों की जिंदगी को नरक बना देते हैं। ये सुनकर सारे कैदी मार्टिन की तरफ टूट पड़ते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तूने हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार किया है, लेकिन अब हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे लिए रिकी मौजूद है। लेकिन तभी अचानक वहां एक सीक्रेट जगह से एक कैदी बाहर निकल आता है। असल में वो 4 गैंग नाम के उस खतरनाक गैंग का एक मेंबर था, जिस गैंग में 4 लोग थे। उसका नाम था ताकेमतो। उसके पास एक खास तरह की स्किल थी। वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था। साथ ही उसके शरीर में भी बेहद जबरदस्त ताकत थी। ताकेमतो आते ही कई कैदियों को बहुत ही डरावने और भयानक तरीके से मार डालता है, ताकि बाकी कैदी पीछे हट जाए। अब 4 गैंग में से 3 लोग जिंदा बचे थे। तब मार्टिन रिकी से उनका परिचय कराता है। वेस्टर्न सेक्शन से ताकेमतो, ईस्टर्न सेक्शन से टाइन और साउदर्न सेक्शन से रेक्स। ये तीनों ही सुपर डुपर फाइटर थे। मार्टिन तब रिकी से कहता है, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना? इन लोगों के सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मैं तुझे असली फाइटर तभी मानूंगा जब तू इन तीनों को हरा कर दिखाएगा। कैदी तब जोर जोर से चिल्लाकर रिकी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरना, हम सब मिलकर इन तीनों को हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम फिर रिकी के साथ बाकी कैदी भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिकी इस बार और कोई झंझट नहीं चाहता था, इसलिए वो तब क्वान की बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मार्टिन उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि रिकी नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर बन जाए, यानी लियो की पोजीशन अब वही ले, क्योंकि अभी जेल के नॉर्थ सेक्शन की पोजीशन खाली पड़ी है और रिकी जैसा ताकतवर कैदी कोई और नहीं है जो इस जिम्मेदारी को निभा सके। लेकिन रिकी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच दूर से रिकी को एक कैदी देख रहा होता है जिसका नाम था एलन, और ये एलन दरअसल लियो का बेटा था। रिकी ने क्योंकि लियो को मार दिया था, तो बाप की मौत के बाद एलन बहुत अकेला पड़ गया था, इसलिए उसी दिन रिकी एलन के पास आता है। रिकी उसे एक पत्ता दिखाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है इस पत्ते से कितनी सुंदर तरीके से बांसुरी बजाई जा सकती है? एलन थोड़ा भोला भाला स्वभाव का था, तो रिकी उसकी टेंशन दूर करने और मन अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एलन तब उसे बताता है कि उसकी तो जीभ ही नहीं है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है। उसकी जीभ दरअसल मार्टिन ने ही काट दी थी, क्योंकि मार्टिन एक बड़ा सीक्रेट सबके सामने आने से छुपाना चाहता था। ये सुनकर रिकी बहुत हैरान रह जाता है कि मार्टिन कितना घिनौना और नीच इंसान है। रिकी इस बार एलन को एक बांसुरी देता है और कहता है कि बांसुरी बजाने के लिए उसकी जुबान की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे इसे बजाकर अपना मन अच्छा कर सकता है, क्योंकि जब भी रिकी का मन खराब होता है तो वो भी बांसुरी बजाकर ही खुद को अच्छा महसूस कराता है। ये बांसुरी पाकर एलन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी रिकी को कुछ पते देता है ताकि वो उन पतों से बांसुरी बजा सके, क्योंकि अपनी बांसुरी तो वो पहले ही एलन को दे चुका था। लेकिन जैसे ही रिकी उन पतों को देखता है वो हैरान रह जाता है। तब वो एलन से पूछता है कि ये पते उसे कहां से मिले। एलन बताता है कि ये वेस्टर्न सेक्शन से मिले हैं। दरअसल वो पते एक तरह के ड्रग्स थे जिन्हें जेल के अंदर गुप्त रूप से उगाया जा रहा था, और शायद कैदी इसी तरह चुपके से ड्रग्स ले रहे थे। उधर दिखाया जाता है कि छुपकर रिकी और एलन को ताकीमोतो देख रहा था, क्योंकि वही वेस्टर्न सेक्शन का गवर्नर था, यानी इस ड्रग्स के पीछे उसका भी हाथ था। ताकीमोतो फिर ईस्ट और साउथर्न सेक्शन के गवर्नरों के पास जाता है, जिनके नाम थे रेक्स और टाइन। वो उन्हें बताता है कि रिकी को जेल में ड्रग्स की खेती के बारे में सब पता चल गया है और ये सारी बातें एलन ने ही रिकी को बताई हैं। तभी ताकीमोतो एलन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि पहले वो रिकी को मारेंगे और उसके बाद उसे एलन को भी खत्म कर देंगे। लेकिन एलन रिकी के साथ ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर ताकीमोतो गुस्से में आकर एलन को वहीं मार
डालता है। फिर वे एलन की लाश को जेल के मैदान में छोड़ देते हैं ताकि बाकी कैदी उसकी हालत देखकर डर जाए। और तभी उस भीड़ को देखकर वहां रिकी भी पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां एलन की लाश पड़ी हुई है और लाश के पास ही उसकी दी हुई वो बांसुरी भी रखी हुई है। रिकी तब उसके पास जाकर बांसुरी को हाथ में लेता है और बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर गुस्से और गम में चिल्लाते हुए उसी बांसुरी को तोड़ देता है। दूसरी तरफ मार्टिन को पता चलता है कि रिकी को जेल के ड्रग्स वाले राज के बारे में सब पता चल गया है, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। उधर रिकी गुस्से में वेस्टर्न सेक्शन पहुंचकर सारे ड्रग्स के पौधों को जला देता है, क्योंकि ड्रग्स का राज उजागर करने की वजह से ही एलन की मौत हुई थी। लेकिन तभी वहां ताकीमोतो आ जाता है और देखता है कि रिकी ने उनके सारे ड्रग्स के पौधे जला दिए हैं। ये देखकर वो बुरी तरह भड़क उठता है, मगर उससे पहले रिकी कहता है कि तूने एलन को मारा है, इसलिए अब तुझे भी मेरे हाथों मरना होगा। लेकिन ताकीमोतो जवाब देता है कि मरना तो रिकी को ही उसके हाथों होगा। फिर वहां दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और ताकेमोतो उसे मारना शुरू करता है। ताकेमोतो जापानी ट्रेडिशनल कुंग फू जानता था, इसलिए उसके अंदर फाइट करने की एक अलग ही ताकत थी। वो अपनी सारी ताकत एक जगह इकट्ठा करके फुल स्पीड में आकर रिकी को जोर से मारता है, जिससे रिकी सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। दूसरी तरफ रिकी के लगाए हुए आग सीधा जेल के गेट तक पहुंच गई थी और गेट लंबे समय तक आग में जलते रहने की वजह से उसका लॉक बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए कैदी उस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि अब वो चाहें तो वहां से भाग सकते थे। लेकिन मार्टिन को यह बात पता चल जाती है और वो तुरंत ही एक गार्ड को वहां भेज देता है ताकि वो कैदियों को रोक सके। लेकिन अब मार्टिन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जेल का प्रिजन डायरेक्टर अपनी वेकेशन से वापस आ चुका था, मगर पूरी जेल अब एकदम खंडहर में बदल चुकी थी। अगर प्रिजन डायरेक्टर को ये सब पता चल जाता तो मार्टिन की हालत खराब हो जाती। इसलिए मार्टिन सभी गार्ड्स को 0 अलार्म वार्निंग दे देता है ताकि जल्दी से जेल का माहौल शांत कर दिया जाए। दूसरी तरफ रिकी अपने जख्मों से घायल होकर वहीं बैठा था। उसी वक्त उसे अपने अंकल जॉन की बात याद आ जाती है, जहां जॉन ने कहा था कि जब तुम अपने दुश्मन के सामने हारने वाले रहो तो ऐसा दिखाना कि तुमने हार मान ली है, इससे तुम्हारा दुश्मन ढीला पड़ जाएगा और उसी बीच तुम अपनी सारी ताकत को इकट्ठा कर फिर से फाइट शुरू कर सकोगे। रिकी तब वही करता है और अपने शरीर की सारी ताकत को एक साथ इकट्ठा कर लेता है। लेकिन तभी वहां रेक्स आ जाता है। रेक्स के पास रोप कंट्रोल की एक अजीब सी ताकत थी, इसलिए वो रिकी की गर्दन में रस्सी लपेटकर उसे कस देता है और कहता है, मैं रिकी को तब तक नहीं मारूंगा जब तक मैं उससे सीधे फाइट न कर लूं। लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठता है और माइक्रोफोन से सारे कैदियों को आदेश दिया जाता है कि 1 मिनट के अंदर वे अपने सेल्स में लौट जाएं, वरना उन्हें शूट कर दिया जाएगा। मगर टाइन ये चेतावनी मानने को तैयार नहीं था। वो रिकी से लड़कर उसे अपने हाथों से मार देना चाहता था, लेकिन ताकेमोटो उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने वार्निंग नहीं मानी तो सब बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। तभी वहीं गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है और सब कैदी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन टाइन रिकी को पकड़कर अपने साथ एक सेल के अंदर ले जाता है। इधर मार्टिन इस मौके का फायदा उठाता है और उस सेल के दोनों दरवाजे खोल देता है, जिससे दोनों तरफ से लिक्विड सीमेंट निकलने लगता है। दरअसल मार्टिन किसी भी हालत में डायरेक्टर के आने से पहले रिकी को खत्म करना चाहता था। यहाँ तक कि अगर इस वजह से टाइन की मौत भी हो जाती तो मार्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिकी और टाइन दोनों ही सीमेंट वाले सेल में फंस जाते हैं। लेकिन रिकी चूंकि बहुत ताकतवर था, इसलिए वो तुरंत वहां का लोहे का दरवाजा तोड़ देता है और टाइन को भी बचाकर बाहर निकाल लेता है। मगर जब मार्टिन ये देखता है तो उसे एहसास होता है कि रिकी दरअसल दिल से बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन मार्टिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे तो इंसानी जिंदगियों की कद्र ही नहीं थी। इधर टाइन का शरीर बहुत भारी हो चुका था, क्योंकि उस पर बहुत सारा सीमेंट चिपक गया था और रिकी के शरीर पर लगे सीमेंट ने भी उसे कसकर जकड़ लिया था। इस दबाव की वजह से रिकी की छाती पर बहुत बोझ पड़ता है और वहीं वो बेहोश हो जाता है। तब मार्टिन गार्ड्स को आदेश देता है कि रिकी को कैद कर लिया जाए। फिर अगले दिन सुबह जेल का वार्डन जेल विजिट करने आता है। उसके साथ उसका बिगड़ा हुआ बेटा वांग भी था। असल में इस जेल के अंदर जितने भी गलत और गैर कानूनी काम होते थे, उनकी जड़ में वही वार्डन था। तो मार्टिन वार्डन को बताता है कि लाखों रुपए की ड्रग्स की फसल को एक कैदी जिसका नाम रिकी है उसने जला दिया। ये सुनकर वार्डन बेहद गुस्से में आ जाता है। मार्टिन फिर उसे रिकी को दिखाने ले जाता है। वहाँ दिखाया जाता है कि रिकी को एक सेल के अंदर बांध कर रखा गया है और उसका पूरा शरीर सीमेंट से ढका हुआ था। लेकिन थोड़ी ही देर में रिकी अपने शरीर से सारा सीमेंट झटक देता है और अपने हाथ की रस्सियां भी आसानी से खोल लेता है। इसके बाद जब वो वार्डन पर हमला करने आता है, तभी अचानक उस सेल की दीवार तोड़कर टाइन वहां आ जाता है। टाइन तब जेल के लोहे का इस्तेमाल करके रिकी को बांधकर पीटना शुरू करता है। रिकी ने उसे पहले बचाया था, लेकिन इस बात की उसे जरा भी कदर नहीं थी। इधर रिकी किसी भी तरह खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। तभी टाइन उसका सिर दबाकर उसे फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त रिकी अपनी ताकत लगाकर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और टाइन को ऐसा मुक्का मारता है कि एक ही पंच में उसका चेहरा फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर मार्टिन और वार्डन दोनों बुरी तरह डर जाते हैं, मगर वार्डन रिकी को सजा देने के लिए आयरन ब्लॉक का इस्तेमाल करता है। ये वही भारी लोहा था जो सेल के अंदर सेट किया गया था और धीरे धीरे नीचे आकर कैदी को पूरी तरह कुचल देता था। जब रिकी को उसमें बांधा जाता है तो ब्लॉक धीरे धीरे उसे दबाना शुरू कर देता है। हालांकि रिकी अपनी पूरी ताकत से उसे रोक लेता है, लेकिन तभी वार्डन वहां बिजली का झटका देना शुरू करता है। इस वजह से रिकी के लिए ब्लॉक को थामे रखना मुमकिन नहीं रह जाता और वो जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन तभी दिखता है कि टाइन अभी भी जिंदा है। वो मार्टिन से मदद मांग रहा था, मगर मार्टिन कहता है कि तेरे जैसे निकम्मे को बचाकर क्या फायदा, क्योंकि तू तो रिकी से हार ही चुका है। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। उधर रिकी किसी तरह सेल का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है और तुरंत उस आयरन ब्लॉक को रोकर टाइन से कहता है कि जल्दी बाहर निकल जा। लेकिन टाइन के शरीर में अब हिलने डुलने की ताकत ही नहीं बची थी। देखते ही देखते सबके सामने वही ब्लॉक उसे दबाकर कुचल देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले टाइन के पास से एक तस्वीर उड़ी आती है। रिकी देखता है कि ये तस्वीर टाइन और उसकी माँ की है। तब रिकी वो तस्वीर मार्टिन को दिखाकर कहता है, तू कोई इंसान है? यहाँ हर एक कैदी की फैमिली है, उनके घर वाले
वाले हर पल उनके लौटने का इंतजार करते हैं, लेकिन तू उन्हें गंदे तरीके से इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी छीन लेता है। इंसानी जिंदगी तेरे लिए इतनी बेकार है। लेकिन वार्डन को रिकी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिकी को एक नए ट्रैप में डाल देता है और मार्टिन से कहता है कि सारे कैदियों को मैदान में ले आओ। यहाँ दिखता है कि वार्डन ने रिकी को एक गड्ढे में बैठा दिया है और सारे कैदी उसे घेर कर खड़े हैं। तभी वार्डन आकर कैदियों से कहता है कि वे सब बारी बारी से रिकी को मिट्टी से दबाकर जिंदा दफना दें, लेकिन 2 कैदी इस काम से साफ मना कर देते हैं क्योंकि वे रिकी से मोहब्बत करते थे। वार्डन वहीं उन दोनों को गोली मारकर मार देता है। नतीजा ये होता है कि बाकी सब डर के मारे मजबूरन उसकी बात मानते हैं और बारी बारी से रिकी पर मिट्टी फेंकने लगते हैं। हालांकि मिट्टी डालते वक्त हर कैदी रिकी से माफी भी मांग रहा था। फिर वार्डन वहां सबको कहता है कि अगर रिकी ऐसे ही 7 दिन तक जिंदा रह सका तभी वे उसे आजाद करेंगे। फिर मार्टिन वहां एक बांस का पाइप लगवा देता है ताकि रिकी सांस ले सके। उस दिन हर कैदी रिकी के लिए बहुत टेंशन में था और वे सब इस बात के लिए बचता रहे थे जो उन्होंने उसके साथ किया। दूसरी तरफ रिकी के पास रेक्स और ताकीम आते हैं। वे रिकी के ब्रीथिंग पाइप में एक टुकड़ा मांस डाल देते हैं ताकि रिकी सांस न ले पाए, लेकिन रिकी अपने मुंह से उस पाइप को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और वो मांस का टुकड़ा खा जाता है। इसी बीच रिकी को अपने अतीत की बातें याद आती हैं। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड यान स्कूल से घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसने कुछ लड़कों को ड्रग्स लेते हुए देख लिया। तब उन लड़कों ने यान को पकड़कर अपने बॉस के पास ले गए। बॉस यान के साथ गंदी हरकत करने ही वाला था कि यान वहां से भागकर छत पर चली जाती है, लेकिन भागते भागते वो छत से गिरकर मर जाती है। और जब रिकी को ये खबर मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई थी। रिकी जब उसे मारने जाता है तो वो आदमी उस पर लगातार 5 गोलियां चला देता है, लेकिन रिकी के मजबूत शरीर पर उसका कोई असर नहीं होता। रिकी तब उस आदमी को बहुत ही भयानक तरीके से मार डालता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ही उसके जीवन की एकमात्र अपनी इंसान थी। यहीं से रिकी को गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जाता है। फिर देखते देखते लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है। वार्डन तब रिकी को जमीन के नीचे से निकलवाता है। सब लोग सोच रहे थे कि रिकी मर चुका है, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि रिकी अभी भी जिंदा है। रिकी वहां अपनी ताकत से जंजीरें तोड़कर आजाद हो जाता है। इसे देखकर सारे कैदी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी ताकीम आकर रिकी को बहुत जोर से मारता है और रिकी बेहोश हो जाता है क्योंकि भूख और थकान से वह पूरी तरह कमजोर हो चुका था। फिर जब रिकी को होश आता है तो वह देखता है कि उसे बहुत सारे लोहे के बीच फंसा कर रखा गया है जहां वह बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। इसके बाद वार्डन उससे कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा बहादुर इंसान कभी नहीं देखा। अतीत की सारी बातें भूल जा, मेरा हाथ थाम ले, क्योंकि मुझे तेरे जैसे इंसान की बहुत जरूरत है। लेकिन रिकी तब कहता है कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह ऐसे गंदे लोगों का साथ कभी नहीं देगा। इस पर रेक्स गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ताकीम वहां बहुत सारे ब्लेड लेकर आ जाता है और उन ब्लेड्स को रिकी के मुंह के अंदर घुसाकर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया जाता है। फिर वे सब रिकी को मारने लगते हैं। इसके बाद वार्डन आकर रिकी के मुंह से टेप हटा देता है तो रिकी वही सारे ब्लेड्स अपने मुंह से थूकर चारों तरफ फेंक देता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रिकी को एक और सेल में बंद करके रखा गया है। तभी छुप छुप कर एक कैदी वहां आता है और रिकी को खाने के लिए कुछ देता है और कहता है कि वह कभी हार न माने। लेकिन जब मार्टिन को इस बात का पता चलता है तो वह उस कैदी को मार डालता है और उसकी लाश घसीटते हुए रिकी के पास ले आता है। लेकिन तब तक रिकी खुद को आजाद कर चुका होता है। वह पीछे से मार्टिन पर हमला करता है और उसकी हालत खराब कर देता है। जब उसे पता चलता है कि मार्टिन ने उस कैदी को मार दिया है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह और बाकी सारे कैदी मिलकर मार्टिन को वार्डन के पास ले आते हैं। वार्डन तब खुद अजीब तरह की गोलियां चलाकर मार्टिन को मार डालता है। तभी वहां रेक्स और ताकीमोतो आ जाते हैं। अब रिकी और ताकीमोतो के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। वे तरह तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रिकी को मारना चाहते हैं, लेकिन रिकी उल्टा ताकीमोतो का पैर काट देता है। ये देखकर रेक्स डर कर वहां से भाग जाता है। फिर उस सीन में दिखाया जाता है कि रिकी बहुत ही डरावने तरीके से वार्डन को भी मार देता है और वह वार्डन का सिर लेकर सभी कैदियों के सामने आता है। इसके बाद वह दौड़कर जेल की चारों तरफ बनी मजबूत दीवार को एक ही मुक्के में तोड़ देता है और सबको कहता है, आज से तुम सब आजाद हो, अब तुम्हें किसी भी अन्याय और अत्याचार को सहना नहीं पड़ेगा। ये कहकर रिकी जेल से बाहर निकल जाता है और एक अनजान मंजिल की ओर चला जाता है और इसी तरह एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।